एक लड़की, तीन कहानियां और एक ऐसा राज जो पूरी फिल्म के एंड में सब कुछ पलट देता है। दोस्तों, एक लड़की है शिल्पा। वो एक फिल्म मेकर बनना चाहती है। उसके दिमाग में तीन कहानियां हैं और वो उन्हें एक बड़े प्रोड्यूसर को सुनाने जाती है। लेकिन शिल्पा का इस प्रोड्यूसर से सिर्फ काम का रिश्ता नहीं है, उसका एक हिडन एजेंडा है और वो एजेंडा पूरी फिल्म के एंड में रिवील होता है। प्रोड्यूसर उससे पूछता है, सुनाओ क्या कहानी लाई हो? और शिल्पा शुरू करती है पहली कहानी डियर फैन। तमिल सिटी का एक मोहल्ला, दो ग्रुप्स। एक ग्रुप एक सुपरस्टार का फैन है, दूसरा ग्रुप दूसरे सुपरस्टार का। दोनों ग्रुप्स हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, सोशल मीडिया पर लड़ते हैं, स्ट्रीट्स पर गालियां देते हैं और हर बड़ी फिल्म रिलीज पर तमाशा करते हैं। लेकिन इस बार तमाशा सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहता। एक दिन एक छोटी सी बात बड़ी हो जाती है। दोनों ग्रुप्स आमने सामने आ जाते हैं, मारपीट होती है और उस मारपीट में एक जवान लड़का मारा जाता है। एक फैन जिसने सोचा था कि वो अपने हीरो के लिए लड़ रहा है। उस लड़के का बाप है एक बूढ़ा आदमी, टूटा हुआ। उसकी आंखों में दर्द है जो वर्ड्स में नहीं आता। वो आदमी एक दिन उस ग्रुप के सामने खड़ा होता है जिसने उसके बेटे को मारा। लेकिन वो लड़ने नहीं आया, वो बोलने आया है। वो कहता है, मेरे बेटे ने क्या पाया? उसने अपनी जान दे दी एक आदमी के लिए जिसे उसका नाम भी नहीं पता था। जिस हीरो के लिए तुम लोग लड़ते हो, वो हीरो आज अपने घर में एसी कमरे में बैठा है। और मेरा बेटा मिट्टी में है। कमरे में साइलेंस छा जाती है। फिर वो बाप दूसरे ग्रुप की तरफ मुड़ता है, अपने बेटे वाले ग्रुप की तरफ, और कहता है, और तुमने भी उसे यही सिखाया था ना कि यही असली मर्दानगी है, कि दूसरे के हीरो को गाली देना, उससे लड़ना, यही लॉयल्टी है? वो रो नहीं रहा, वो शांत है और उसकी यही शांति सबसे ज्यादा तोड़ती है। दोनों ग्रुप्स के लड़के नजरें नहीं मिला पाते। इस कहानी का एंडिंग कोई ड्रामेटिक ट्विस्ट नहीं है, कोई हीरो नहीं आता बचाने। बस एक बाप है, खाली हाथ खाली घर, जो अपने बेटे की कब्र पर बैठकर सोचता है कि आखिर किसके लिए हुआ यह सब। दूसरी कहानी इडम पोरुलेवाल। एक घर, एक पिता, बहुत ही ट्रेडिशनल, कंजर्वेटिव, पुराने ख्यालों वाले। उनकी बेटी अब्रॉड से पढ़कर वापस आई है और उसके साथ आई हैं उसकी नई आदतें, नए दोस्त, नई सोच। पिता को यह बिल्कुल पसंद नहीं। वो रोज लेक्चर देते हैं, यह हमारी संस्कृति नहीं है, लड़कियां रात को बाहर नहीं जाती, ये कपड़े क्या हैं, ये दोस्त कौन है? बेटी पहले चुप रहती है, फिर एक दिन वो बोलती है, ठीक है पापा, आप कहते हो कि ये रूल्स सबके लिए हैं, तो ये रूल्स आप पर भी लागू होने चाहिए। पिता कहते हैं, मतलब? बेटी कहती है, आप भी रात को दोस्तों के साथ बाहर जाते हो, आप भी पार्टीज में जाते हो, तो या तो यह रूल्स सबके लिए हैं या किसी के लिए नहीं। पिता आर्ग्यू करते हैं, यह बिल्कुल अलग बात है। बेटी मुस्कुराती है, कैसे अलग है? और यहां से शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जो घर के अंदर है, लेकिन इसमें कोई विलन नहीं। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, दोनों अपनी अपनी जगह गलत हैं। बेटी प्रूव करने के लिए पिता को एक चैलेंज देती है, आप मेरी जगह एक हफ्ते रहो, मेरी तरह जियो, तब बताओ। पिता मान जाते हैं, यह सोचकर कि वो प्रूव कर देंगे कि वो सही थे। और यहां से शुरू होती है कॉमेडी। पिता बेटी की दोस्तों की पार्टी में जाते हैं। वहां का माहौल देखकर पहले शॉक, फिर कंफ्यूजन, फिर धीरे धीरे एक रियलाइजेशन। एक सीन है जो सबसे फनी और सबसे अनकंफर्टेबल है एक साथ। जब पिता उस पार्टी में घुसते हैं जहां हर कोई बैरली कपड़े पहने हैं और वो खुद एक ट्रेडिशनल धोती में खड़े हैं, और फिर उन्हें लगता है कि शायद वो ओवरड्रेस्ड हैं। यह सीन देखकर लोग हंसते हैं, लेकिन फिर रुक कर सोचते हैं कि यह सीन सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है। हफ्ते के अंत में पिता घर वापस आते हैं। बेटी पूछती है, तो साबित हो गया ना कि मैं गलत थी? पिता कुछ देर चुप रहते हैं, फिर बोलते हैं, नहीं। बेटी चौंकती है। पिता कहते हैं, साबित यह हुआ कि मैंने कभी तुम्हारी दुनिया को समझने की कोशिश नहीं की और तुमने मेरी दुनिया को। हम दोनों ने एक दूसरे को जज किया बिना जाने। बेटी की आंखें भर आती हैं। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं बिना किसी को हारा या जिताए। तीसरी कहानी योर्स शेमफुली। युगन एक आर्टिस्ट है, अकेला, इंट्रोवर्ट, सोशली ऑकवर्ड। उसके बहुत कम दोस्त हैं और रोमांटिक लाइफ बिल्कुल शून्य। एक रात उसके फोन पर एक मैसेज आता है, एक अनजान नंबर से। हाय, तुम युगन हो ना? युगन सोचता है बस स्पैम होगा। डिलीट करने वाला था, लेकिन क्यूरियोसिटी से रिप्लाई करता है, हाँ, तुम कौन? जवाब आता है, मेरा नाम नित्या है और मैं फ्यूचर से बात कर रही हूं, ईयर 2050 से। युगन हंसता है, सोचता है प्रैंक होगा। वो लिखता है, बहुत अच्छा, तो बताओ फ्यूचर में क्या होता है?
नित्या लिखती है, शिवकार्तिकेयन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। युगन का फोन हाथ से गिरते गिरते बजता है। वो रिप्लाई करता है, यह तो हो सकता है नित्या, सन टीवी बंद हो गया है। युगन, ठीक है, अब तुम स्कैरी हो। और यहां से शुरू होती है एक ऐसी बातचीत जो हर रात होती है। नित्या 2050 की दुनिया की बातें बताती है, युगन अपने 2026 की। दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं और धीरे धीरे बिना मिले बिना देखे एक कनेक्शन बनने लगता है। युगन को नित्या की आवाज पसंद आने लगती है, उसकी सोच, उसकी बातें। नित्या को युगन की सिंप्लिसिटी और उसका ऑनेस्टी। एक रात युगन पूछता है, तुम 2050 से मुझसे क्यों बात कर रही हो, वहां कोई नहीं है? नित्या थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, हैं, पर तुमसे बात करना डिफरेंट है। युगन, कैसे डिफरेंट? नित्या, तुम जज नहीं करते। युगन को नहीं पता था कि इतनी सिंपल बात उसे इतनी डीप लग जाएगी। दोनों के बीच फीलिंग्स ग्रो होती हैं। युगन सीरियसली नित्या को लाइक करने लगता है, भले ही वो 24 साल दूर है टाइम में। और फिर एक रात नित्या कुछ रिवील करती है। वो बताती है कि वो युगन को इसलिए जानती है क्योंकि उसने युगन के बारे में पढ़ा है एक पुरानी फैमिली डायरी में। युगन पूछता है, किसकी डायरी? नित्या, मेरी दादी की। साइलेंस। युगन, मतलब? नित्या, मेरी दादी का नाम था प्रिया और उनकी डायरी में एक आदमी का जिक्र है जिससे वो बहुत प्यार करती थी पर जिनसे उनकी शादी नहीं हुई, और उस आदमी का नाम था युगान। युगान का दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है। नित्या, सो टेक्निकली तुम मेरे दादाजी हो सकते थे पर हो नहीं, विच मीन्स मुझे नहीं पता यह क्या है। युगन भी नहीं जानता। कुछ देर साइलेंस के बाद युगन टाइप करता है, तो हम क्या हैं नित्या? मुझे नहीं पता, पर जो भी हैं रियल हैं। और यह कॉन्वर्सेशन किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचती। कोई डिसीजन नहीं होता, कोई हैप्पी एंडिंग कंफर्म नहीं होती। बस दो लोग हैं, एक 2026 में, एक 2050 में, जो एक दूसरे को फील करते हैं बिना कभी मिले। और शायद यही इस कहानी की सबसे ऑनेस्ट बात है। शिल्पा की असली कहानी तीनों कहानियां सुनने के बाद प्रोड्यूसर शिल्पा की तरफ देखता है। अच्छी कहानियां हैं, पर तुम यहां सिर्फ कहानियां सुनाने नहीं आई थी, है ना? शिल्पा मुस्कुराती है। वो बताती है कि यह प्रोड्यूसर कभी उसके पिता का दोस्त था और जब उसके पिता ने एक फिल्म बनाई थी, इसी प्रोड्यूसर ने उन्हें धोखा दिया था। उनकी कहानी चुरा ली थी, क्रेडिट नहीं दिया और उनका करियर खत्म करवा दिया था। शिल्पा वहां अपनी फिल्म के लिए नहीं आई थी, वो वहां थी यह देखने की क्या यह आदमी बदला है। प्रोड्यूसर चुप है। शिल्पा उठती है। आपने मेरे पिता की जिंदगी बर्बाद की, पर मैं आपसे बदला लेने नहीं आई। मैं आपको यह बताने आई थी कि उनकी कहानियां अभी भी जिंदा हैं, मेरे जरिए। वो चली जाती है। प्रोड्यूसर अकेला बैठा है। उसके सामने शिल्पा की 3 कहानियों के नोट्स पड़े हैं और कैमरा स्लोली उस डोर पर जाता है जहां से शिल्पा अभी गई है।